नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी एनटीए की तरफ से जो पेपर 1 रखा गया है जनरल पेपर, उसमें जो कंटेंट है यानी टॉपिक है 10, उन 10 टॉपिक पर फास्ट रिवीजन के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर जो 5 प्रश्नों के जो मार्क्स होते हैं वो 10 मार्क्स होते हैं। और यह जो मैं वीडियो बना रही हूँ वह अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है और मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारा जो टारगेट है जेआरएफ उसे पाकर रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। सो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है यानी हमारा जो पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसे हम पूरा करेंगे। ठीक है। मैं कहती हूँ कि पूरा करेंगे, इसका मतलब एक ही वीडियो में पूरा करेंगे ऐसा नहीं कि उसको 4-5 भागों में विभाजित कर थोड़े थोड़े टॉपिक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मेरे जो वीडियो में जो भी मैं बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, वह सारा का सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टू द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम। मैं जितने भी वीडियो बना रही हूँ एग्ज़ाम को दृष्टिकोण में रख कर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो ही मुझे भी और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना सकूं और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वह आप तक पहुंचा सकूं। और कमेंट करना मत भूलिएगा, उसी के साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम। अब हम शिक्षा यानी एजुकेशन और टीचिंग के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। टीचिंग और ये रहा एजुकेशन। टीचिंग यह शिक्षण है, शिक्षण। ठीक है। और यहाँ पर हम शिक्षा कह सकते हैं इसे। और जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। ठीक है। शिक्ष धातु, इसका अर्थ है, जो सामान्य अर्थ है, ज्ञान प्राप्त करना, जिसके कारण यानी जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का सृजन करते हैं। और शिक्षण का मूल अर्थ, यहाँ पे देखिए, मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का उद्देश्य है, यहाँ इसका उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित यानी व्यवहार में बदलाव लाना और शिक्षा प्रदान करने वाले को, ठीक है, प्रदान करने वालों को शिक्षक, अध्यापक, अध्येता कह सकते हैं। और शिक्षक का जो कार्य है, ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करते रहते हैं शिक्षक। मतलब शिक्षण की जो मूल उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षक होता है वो सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है। सहजकर्ता को ही हम फैसिलिटेटर कहते हैं। ठीक है। और शिक्षा के 2 अर्थ हैं, 2 अर्थ के रूप में हम शिक्षा को समझ सकते हैं। शिक्षा के 2 अर्थ। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं एक छोटा सा हैंडमेड चार्ट बना रही हूँ, व्यापक और संकुचित। ठीक है। मैं यह इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपको समझ में आए शिक्षा और शिक्षण। ठीक है। शिक्षा का जो पहला अर्थ हम व्यापक दृष्टिकोण पर देखेंगे तो इसका जो क्षेत्र होता है वो समाज, हमारा जो सारा समाज है वह, और परिवार। ठीक है। और इसका जो है वो शिक्षण क्षेत्र, मतलब शिक्षण के जो भी संस्थाएं होती है वह संकुचित, इसमें शिक्षण संस्था यह इसका क्षेत्र है। ठीक है।
और इसका जो व्यापक का जो मूल उद्देश्य होता है वो मानव के सर्वांगीण विकास का, यानी सर्वांगीण विकास, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है। अब इसके जो व्यापक में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व सारे लोग होते हैं जो आजीवन सीखते रहते हैं, आजीवन। ठीक है। इसमें स्टूडेंट हो सकते हैं और बाद में यंगस्टर हो सकते हैं या टीचर, सभी आम जो भी लोग होंगे वह सारे लोग इस व्यापक में आएंगे। ठीक है। अब संकुचित में देखेंगे। संकुचित, इसके जो हम देख चुके हैं कि इसका क्षेत्र शिक्षण संस्था होता है और उसके बाद इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम। ठीक है। एक अवधि होती है, अवधि। ठीक है। उस अवधि में ही इस शिक्षा को पूरा करने के बाद एक महत्वपूर्ण यानी मानक पदवी या उपाधि। ठीक है। उसी के बाद हम प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, इसे प्रमाण पत्र मिलता है। और यहाँ पर देखिए मूल्यांकन होता है। यहाँ पर जो भी सीखते हैं, यहाँ पर संकुचित क्षेत्र से जो भी जाते हैं उसका जो क्षेत्र है शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एक निश्चित होता है, अवधि यह एक निश्चित होती है। और यहाँ पर जो सीखने वाले होते हैं, जो सीखने वाले वह सारे के सारे विशिष्ट विषयों, ठीक है, विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। समझ में आया ये सारा? ठीक है। अब यह जो मतलब शिक्षा के संदर्भ में उस वक्त 1996 में डेलोर कमीशन आया था। डेलेरो, एक मिनट, वन मिनट और एक बार लिख देती हूँ। 1996 में डेलेरो कमीशन। ठीक है। और इन्होंने एक रिपोर्ट सादर की थी 1996 में ही। ठीक है। उस रिपोर्ट में बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने विकास यानी मतलब उन बिंदुओं को फोकस किया था जो शिक्षा के रिलेटेड है। ठीक है। उसमें देखिए हम यह कह सकते हैं कि जैसे कि उसमें देखिए शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, इसे ही हम कोऑपरेटिव स्पिरिट भी कहते हैं, और रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि बिंदुओं को विकसित करने पर बल दिया है। और यहाँ पर देखिए डेलोर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो यूनेस्को के द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब हम यह एक मतलब जो उसकी पृष्ठभूमि है शिक्षण की और शिक्षा की उसको हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि शिक्षण के जो अवधारणा है, ठीक है, और उसके साथ ही हम उसकी जो विशेषताएं हैं, प्रकृति है या प्रक्रिया है, उसे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे शिक्षण की परिभाषाएं। ठीक है। शिक्षण की परिभाषाओं में मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं मैंने उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ना? क्या जूम करूँ इसे? ठीक है। शिक्षण की परिभाषाएं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, गेज जी का कहना है कि यहाँ पर शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यहाँ पर गेज कहते हैं कि जो
शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है और उसका जो उद्देश्य होता है कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में, मतलब अन्य किसी व्यक्ति के व्यवहार में या दूसरे व्यक्ति में अपेक्षित परिवर्तन लाना यानी बदलाव करना। बाद में रियांस जी का कहना है कि रियांस, यहाँ पर रियांस है देखिए, और रियांस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहा जाता है। अब हम देखेंगे एडमंड एमिडोन 1967 में उन्होंने उनकी किताब में इस परिभाषा को परिभाषित कर दिया है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित की जाती है। मॉरिसन जी का कहना है कि शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध होता है, जहां कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। अभी वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, ठीक है, अभी वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार जो शिक्षण की परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल्य तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है यानी मदद करता है। अभी बीओ स्मिथ जी का कहना है कि, ठीक है, बीओ स्मिथ कहते हैं कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया या क्रिया ही शिक्षण है। ठीक है, यहाँ पर है देखिए बीओ स्मिथ। अब यहाँ पर और एक है ब्रूबैचर है। उन्होंने शिक्षण की भूमिका में, मतलब शिक्षण क्या है, वह कैसे होती है, इस पर भी उन्होंने अपना मत दिया है कि बच्चों को पढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है शिक्षण। तो इस प्रकार हमने शिक्षण की परिभाषाओं को देख चुके हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? शिक्षण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर देखिए, यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण होने के बाद यानी हमारा जो एजुकेशन ख़त्म हो जाता है तब हम एक व्यवसाय ढूंढने लगते हैं। किसके आधार पर? हमारे शिक्षा के आधार पर। उसी के साथ देखिए पारस्परिक, अंतः प्रक्रिया, औपचारिक, अनौपचारिक प्रक्रिया, ठीक है, निदेशात्मक एवं अनुदेशात्मक, अवलोकन एवं विश्लेषणात्मक, यह वैज्ञानिक है। और शिक्षण की जो अगली विशेषता है संप्रेषण कौशल्य पर आधिपत्य, यानी जब तक हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर नहीं सकते और उस आदान प्रदान पर हमारा आधिपत्य यानी हमारा जो कमांड होना चाहिए वह अगर आया तो वह शिक्षण की विशेषता रही है। और शिक्षक के परिश्रम का परिणाम है। अगर अध्यापक हमें अच्छे से पढ़ाएंगे तो हमारे जो शिक्षा का जो मतलब उद्देश्य होता है उसे पूर्ण हो जाएगा। तो इस वजह से शिक्षक के परिश्रम का परिणाम है। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है यहाँ पर, ठीक है। संपूर्ण विकास, शिक्षण के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बौद्धिक चारित्र्य का निर्माण, यानी कि शिक्षण के द्वारा ही हमें अच्छे और बुरे की समझ आती है और हमारे बुद्धि का विकास होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और प्रभावी नियोजन, शिक्षण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको नियोजन के द्वारा ही हम पूर्ण कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कहते हैं हम, ठीक है। छात्रों की क्रियाशीलता की उपस्थिति, शिक्षण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि छात्र कितना क्रियाशील है और कितना नहीं, और उसकी जो उपस्थिति होती है, ठीक है, मतलब शिक्षण ग्रहण करने के लिए जो कंसंट्रेशन होना पड़ता है छात्रों में वह पता लग सकता है। बाद में निर्देशात्मकता, प्रगतिशील शिक्षण, उपचारात्मक, निदानात्मक, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होती है। शिक्षण की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होते हैं। और यहाँ पर छात्र के पूर्व ज्ञान का प्रयोग होता है। मतलब जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो उसके पहले कुछ प्रश्न जनरल पूछे जाते हैं कि आपको क्या आता है, यह क्या है, यह आप
या ये जो मैं पूछ रहा हूँ वह कभी आपने पढ़ा है क्या, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और अगली विशेषता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कक्षा का व्यवहार। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है शिक्षण के। छात्र शिक्षक का सहयोग और उनका संबंध। ठीक है, यहाँ पर देखिए मतलब छात्र और शिक्षक का संबंध किस प्रकार होना चाहिए, मतलब उनमें जो संबंध में जो घनिष्ठता आती है जब एक शिक्षक छात्र को समझने लगता है और छात्र शिक्षक को समझता है, मतलब जो पढ़ाया है वह छात्र के मतलब छात्र को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो तब उनके जो संबंध है वह अच्छे बनेंगे और उनके सहयोग से ही वह जो पाठ्यक्रम है उसे पूरा कर जो शिक्षण का उद्देश्य होता है उसे वह प्राप्त कर लेंगे। और अगली विशेषता है छात्रों की योग्यताओं का संवर्धन। मतलब जब छात्र शिक्षण पूरा करने के बाद यानी शिक्षा पूरा करने के बाद जो उसकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन होने के बाद उसकी जो परिणाम आएंगे उसका संवर्धन करते हैं और संवेगात्मक स्थिति और आदर्श के अनुकूल। तो इस प्रकार हमने शिक्षण की विशेषताओं को देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अब शिक्षण की प्रकृति। यहाँ पर देखिए शिक्षण की प्रकृति में बहुत से ऐसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और उसमें देखिए यहाँ पर शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है यानी इंटरेक्टिव प्रोसेस है, वह एक सोशल प्रोसेस है यानी सामाजिक प्रक्रिया, वह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है और सद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है क्योंकि जब छात्र अपने शिक्षण को पूरा करते हैं तो विकासात्मकता की ओर अग्रसर होते हैं। तार्किक प्रक्रिया है, संप्रेषण प्रक्रिया है, संप्रेषण यानी हमारे विचारों का आदान प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर आमने सामने वाली प्रक्रिया यानी फेस टू फेस एक्टिविटी है। यह जो शिक्षण की प्रक्रिया है यानी प्रकृति है वह प्रिस्क्रिप्टिव मेथड पर यानी उपचारात्मक विधि भी है। उसके बाद हम यह देख सकते हैं कि शिक्षण एक मापन योग्य क्रिया है यानी मेजरेबल एक्टिविटी है। सुधारात्मक प्रक्रिया यानी मॉडिफिएबल प्रोसेस है। शिक्षण एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी है। त्रिध्रुवीय यानी इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर पाठ होता है या कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट होता है, यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर टीचर। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ टीचर। तो यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और इसे ही हम ट्राइडल भी कह सकते हैं यानी मतलब ट्रायंगल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि टीचर, स्टूडेंट और जो कंटेंट होता है इन तीनों के सिवा, ठीक है, यह एक दूसरे पर आधारित है और ये तीनों के सिवा हम किसी भी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन तीनों की आवश्यकता शिक्षण में होती है। निर्देशन प्रक्रिया, औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए कि जो शिक्षण होती है वो औपचारिक रूप से भी मिलती है और अनौपचारिक रूप से की, जैसे कि घर से यानी परिवार से और समाज से भी हमें शिक्षण मिलता है और एक शिक्षण संस्था से भी हम शिक्षण को ग्रहण कर सकते हैं। यह जो शिक्षण की जो प्रकृति है एक भाषीय प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है और कला एवं विज्ञान प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, समझ में आया यह? ओके, अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के प्रकार। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स है या 3 भेद है। यहाँ पर देखिए यह जो है शिक्षण के प्रकार यहाँ पर भी दिखाया है। यह थोड़ा सा चार्ट आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे जूम कर देती हूँ। ठीक है, ओके। सो ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, इसे मैं एक चार्ट के तौर पर लेकर आई हूँ। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि इसका जो भी मतलब विश्लेषण है वह हम अगले वीडियो में जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, और शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर जो 3 भेद हो चुके हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, इसे ही हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर कहते हैं। और शिक्षण के
स्तरों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल। ठीक है, टीचिंग लेवल का जो अगला टॉपिक होगा तो उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। फिर भी हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षण के स्तरों के आधार पर मतलब उसके टाइप्स। यहाँ पर देखिए स्मृति, अवबोध और चिंतन। मेमोरी लेवल, स्मृति को मेमोरी लेवल कहते हैं, और अवबोध स्तर को अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन स्तर को रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है, हर्बर्ट ने, और अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने। ठीक है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसे आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के भेद या टाइप्स या प्रकार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर दिखा है, और इसके 3 हैं। निरंकुश शिक्षण यानी ऑटोक्रेटिक, और दूसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षण यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम, और हस्तक्षेप रहित शिक्षण यानी लेज़र-फेयर। बाद में हम देखेंगे शिक्षण के स्वरूप के आधार पर यानी नेचर ऑफ टीचिंग के आधार पर 3 भेद किए गए हैं, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक। वर्णनात्मक को हम डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे निदानात्मक को डायग्नोस्टिक, और उपचारात्मक यानी रेमेडियल। और वर्णनात्मक यानी वहाँ पर हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार विश्लेषण देख सकते हैं हम। और निदानात्मकता में हम उसे निदान यानी हम उसमें डायग्नोस करते हैं, और उपचारात्मकता में रेमेडियल यानी उपचार किया जाता है शिक्षण के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शिक्षण शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर यानी एजुकेशनल प्रोसेस है, उसमें प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, और क्रिया यानी एक्शन। और शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर हम देखेंगे यानी मैनेजमेंट लेवल पर देखेंगे। ठीक है, और औपचारिक, अनौपचारिक और निश्चरित्र, यानी इसे ही फॉर्मल और इसे नॉन फॉर्मल, और निश्चरित्र यानी इनफॉर्मल। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन सारे टाइप्स को हम देख चुके हैं, और इसका जो विश्लेषण है वह आगे आगे जैसे ही सिलेबस कवर होते जाएगा उस वहाँ पर आपको मैं यह सारा बता दूँगी। अब हम देखेंगे कि शिक्षण के चर यानी वेरिएबल ऑफ टीचिंग्स, इसके जो चर है वो 3 हैं। ठीक है, इसमें जो स्वतंत्र चर है वो शिक्षक होता है, और परतंत्र चर है यानी जो स्तर है अगला वो छात्र होता है, और हस्तक्षेप चर को ही हम पाठ्यक्रम को रखते हैं हस्तक्षेप चर में। इन तीनों के सिवा शिक्षण नहीं होता। ठीक है, इसमें अगर एक की भी कमी होती है, ठीक है, अगर यहाँ पर शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षण कंप्लीट नहीं होगा, या छात्र नहीं होगा तो शिक्षण कंप्लीट नहीं होगा, अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षण कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आया यह। अब हम देखते हैं कि शिक्षण के चरों के कार्य के अभाव में एक शिक्षक उत्तम शिक्षण प्रदान नहीं कर सकता, तो उसके जो अनिवार्य तत्व है या 3 प्रमुख कार्य है शिक्षा के, उसे हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर शिक्षण के कार्य यानी शिक्षा के 3 प्रमुख कार्य है। उसमें देखिए निदानात्मक, यहाँ पर डायग्नोस्टिक फंक्शन हुआ है। यहाँ पर एक शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है, और यह निर्णय लेता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र के पूर्व व्यवहार तथा कौशल्य क्या होना चाहिए, ताकि छात्र नवीन ज्ञान को सीख कर उसे संबंधित कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। और छात्रों के पूर्व व्यवहार यानी एंटायरिंग बिहेवियर का अनुमान लगाया जा सकता है, और पाठ्यवस्तु के घटकों का विश्लेषण कर उन्हें क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसमें जो शिक्षक निर्णय लेते हैं, यहाँ पर निदानात्मक कार्य में शिक्षक जो निर्णय लेते हैं, शिक्षण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण, छात्र के पूर्व व्यवहार का निर्धारण, छात्र के वैयक्तिक विभिन्नताओं संबंधी सूचनाओं का संकलन, कार्य विश्लेषण, और अधिगम के संदर्भ में पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु का विश्लेषण। ठीक है,
अब देखेंगे हम उपचारात्मक कार्य, इसमें प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन कहते हैं इसे हम। और शिक्षक और छात्र स्वतंत्र यानी परतंत्र जो चेयर होते हैं परस्पर निर्णय लेते हैं, जिसके आधार पर उचित शिक्षण युक्तियों एवं अभिव्यय यानी टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स का प्रयोग कर हम यहाँ पर शिक्षक दो प्रकार बातों को ध्यान देते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं दो प्रकार के बातों पर। एक है शिक्षण कौशल्य को व्यवहार में लाना और दूसरा है पृष्ठपोषण की प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। और जो अंतिम है मूल्यांकन संबंधी कार्य, ठीक है, यह तीसरा फंक्शन है, इसे ही हम इवैल्यूएशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन। और यहाँ पर जो मूल्यांकन शिक्षण का आधारभूत घटक होता है, जिसके अभाव में शिक्षण कार्य संपन्न नहीं होता, और मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्त करने में किया जाता है, और उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो शिक्षक का उपचार दोषपूर्ण, यानी शिक्षक ने जो भी किया है और जो भी पढ़ाया है वह दोषपूर्ण साबित हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो बचे हुए घटक हैं, तो दोस्तों अगले पार्ट में जो बचा हुआ कंटेंट है उसे देखेंगे। उसमें जो स्तर यानी लेवल्स है उसे देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद हम उसकी जो विशेषताएं बची है और मूल्य विशेषताएं हैं उसे भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी के रिलेटेड वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए।